इसमें भी दोनों तरफ लॉग लगा सकते हो ना तुम। log 1 माइनस लॉग क्या हो गया 30, ये क्या हो जाएगा 75 अपॉन में 35 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। ये वाली वैल्यू क्या हो चुकी है 0। समझ में आ रहा है। माइनस log 30 की वैल्यू 20 आ गई, जो आएगा उसको log में या तो इससे बना सकते हो या उससे बना सकते हो। ये सही है, याद नहीं था। ये सही है। कोई भी कुछ भी आता है ना, मतलब जनरली जो जीरो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होता है 2 के मल्टीपल में दिया जाता है। 2 के मल्टीपल में अगर देता तो n इजीली आ जाता, बट फिर वो एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। हाँ वही लास्ट में एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ जो भी वैल्यू आए, अगर ये हार्ड लग रहा है तो जो आपको फॉर्मूला बताया गया उससे आप कर सकते अब उससे भी सेम ही जाएगा हैं। तो वैसे ही आंसर 0.226। इस फॉर्मूले से हाँ सर वैसे भी कर सकते हैं ना कि हाफ लाइफ 35 मिनट्स है तो पहले 35 मिनट्स में 0.5 बचेगा और दूसरे में 0.25 और फिर 75 में पूछा है तो उसके आसपास ही होगा। उससे भी थोड़ा कम हो गया। हाँ तो उसके आसपास ही होगा तो हाँ, ये भी 0.226 सही था। क्या 0.5 पहले जैसे बचेगा। 30 इनिशियली फ्रैक्शन पूछे हैं तो स्टार्टिंग एक हुआ हाँ तो 50 मिनट हाफ लाइफ के बाद 0.5 हाँ बराबर। समझ में आ रहा है। अच्छा तो 35 में 0.25 हाँ दो हाफ लाइफ के बाद 75 है ना, तो दो हाफ लाइफ के इक्वल है ना, हाँ मतलब दो से ज्यादा ही है ना, तो 0.25 से कम आएगा ना। बराबर। आया समझ में? ये और सब सही तरीका था। चलो आगे बताओ। अरे हाँ वो सर फिफ्थ वाला लॉग सर ये वो आपने वो लिखा है तो इस हिसाब से बोल रहे हो ना कि हाफ लाइफ 75% हो तो 2 into 50% होता है। हाँ वो तो फर्स्ट ऑर्डर की रिलेशन है, किसी का हाफ लाइफ चाहे जितना भी है, आधा में क्या बचेगा 100 है तो 50 बचेगा, फिर आधे में ये ऐसा तो स्टार्टिंग का 1 हो गया, फिर 0.5 हो गया, उससे हाफ लाइफ के बाद 0.25 हो गया, उससे भी कम आएगा क्योंकि 75 मिनट का। नेक्स्ट इसके बाद सर फिफ्थ वाला क्या है? हाँ चलो देखना है क्वेश्चन नंबर 5। अरे इधर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 30 60 पे दे रखा है K2 अपॉन K क्या लगाना है अपने को K2 अपॉन K1 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे दे रखा है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन। इसमें क्या दिक्कत है? उसने 5 पूछा है log K2 by K1 की वैल्यू ये अपॉन में 2.303 यार K2 माइनस K1 अपॉन में K1 K2 ये निकालना है। सबकी वैल्यू दी गई है। किलो जूल में आंसर है क्या? आंसर किस में दिया है? किलो जूल में है क्या? कैलोरी और किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में दिया है तो क्या रखोगे 2 अपॉन में 1000 किलो कैलोरी। ये आज की वैल्यू किलो कैलोरी में क्या होता है 100 होता है, किलो में निकालना 1000 से डिवाइड कर दो। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये सब दिया, बस ये नहीं दिया। आर की वैल्यू गलत दी है, 8.314 रखा हुआ गलत आ गया। नेक्स्ट बोलो। chemical reaction was carried out at 300 Kelvin and 280 Kelvin. The rate constant was found to be K1 कितने 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 डिग्री के डिफरेंस है? 300 280 300 280 और बस दो ही 300 केल्विन और 200 280 केल्विन। 302 और 380 300 केल्विन और 280 केल्विन। तो 10 डिग्री में 2 हो गया ना। हाँ आपको पढ़ाया गया ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, जो ऑलमोस्ट क्या होता है 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। तो 280 से कहाँ पे गया? 4 times 280 100 पे चले गए ना, 300 मतलब 2 टाइम मतलब 4 टाइम से बढ़ गया होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा कोई एक रिलेशन। 0.25 K2 इक्वल फर्स्ट ऑर्डर में आर्हेनियस इक्वेशन सॉल्व हुआ। मतलब अगर 10 डिग्री के डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम से बढ़ जाती है। तो
आपने टोटल 20 डिग्री बढ़ाया है ना, तो 4 टाइम से बढ़ गया, जेड की वैल्यू 0.6 मेटल ये बेसिक ये। लाइनिंग थ्रू अ फर्नेस, बेसिक लाइनिंग थ्रू अ फर्नेस, बेसिक कैल्शियम डोलोमाइट। कैल्शियम डोलोमाइट, हाँ कैल्सिनेट डोलोमाइट, मतलब डोलोमाइट का क्या होता है, कैल्सिनेशन वाला वर्ड यूज किया जाता है। ये वही है ना सर, आपने किसी एक स्ट्रक्चर में आपने वो बोला था कि इधर उसकी लाइनिंग आएगी, मेटलर्जी शायद। वो कार्बन लाइनिंग थी, हाँ। मेटल उसमें था, एल्युमिनियम वाले में। अच्छा हाँ, किसी में तो था। कैल्साइट डोलोमाइट था, नहीं वो ये नहीं था। डोलोमाइट जो होता है, डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉट FgCl3, तो कार्बोनेट हो रहे हैं ना, इसलिए इसे लिखे कैल्सिनेट डोलोमाइट। कैल्सिनेशन करवाने के बाद उसकी लाइनिंग रखा जाता है उसमें। तो किसमें मतलब कार्बोनेट और ही ढूंढना था ना, बाकी तीनों में तो है ही नहीं। हाँ, बेसिक लाइनिंग इज गिवन टू अ फर्नेस बाय यूजिंग नहीं, limestone में- मेमोरी बेस्ड है। तो आप आयरन याद के रखें। एक्सट्रैक्शन में वो जब आयरन को प्यूरिफाई करता है तो वो हेमेटाइट की लाइनिंग नहीं करता, किसकी लाइनिंग, हेमेटाइट की, ये ब्लास्ट फर्नेस में कहाँ पे करता है वो सब? मतलब वो लास्ट में जब कास्ट आयरन बनाना होता है तो नहीं, आयरन की, कार्बन की होती है। सर तो लाइमस्टोन में भी आएगा ना कार्बोनेट। अरे लाइम स्टोन में ये दे रखे हैं, सबसे बेटर जो होता है ना वो रखते हैं अपन, इसलिए तो मैंने बोला कि मेमोरी बेस्ड है। कैल्सिनाइट डोलोमाइट, उसमें क्या करते हैं, जहाँ पे भी लाइनिंग लेते हैं ना, मोस्टली सब में क्या लेते हैं, आयरन वाले में भी और एल्युमिनियम वाले में भी, उन दोनों में क्या रखते थे अपन, कार्बन के लाइनिंग रखते थे, और एरोड प्रोसेस और उस प्रोसेस में। 30 में क्या आएगा? The metal which cannot be obtained by electrolysis of aqueous solution of its salt. क्या पूछा है, कौन से ऐसे हैं जिसका डी ऑप्शन? एल्यूमिनियम। हाँ, मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सॉल्ट नहीं मिलेगा। नहीं। Next. The half life of two sample of 0.1, 0.4. दो half life दे रखा है 0.1 और 0.4. half life और initial concentration क्या relation होता है? Initial concentration. जीरो डबल half life और zero order में, half life और initial concentration में relation C0/2 क्या होता है? तो वो जीरो ऑर्डर की C0/2 क्या होता है? अरे जीरो ऑर्डर नहीं पूछा मैंने, किसी के लिए भी पूछा। ये हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल C0 की पावर 1 One minus है। हाँ, हाँ, उससे सॉल्व होगा। 35 मेरा आंसर गलत था। 75 में फर्स्ट ऑर्डर 30 मिनट, T75 की वैल्यू कितनी हो गई? 30, मतलब T50 की वैल्यू कितनी हो गई? 15। हाँ, T की वैल्यू 0.69 वाली थी, 0.693/15, जरूरत पड़ेगी तो रखना है। आपसे पूछा व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 93.75, ये कैसे नहीं बना, पहले ऊपर 100 रखो, नीचे 100 - 93.75, इधर 0.693/15 इक्वल्स टू 0.2303 अपॉन में टाइम की वैल्यू कितना दे रखा है, सर वही टाइम निकालना है आपको। 30 0.693/15 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टाइम लॉग 100 अपॉन में 100 - 93.75। मैंने तो 93.75 ले लिया, अच्छा, मतलब माइनस नहीं direct। किया। इसलिए बोला जब भी अगर परसेंटेज में दिया जाता है तो फॉर्मूला लिखाया गया आपको, ऊपर हमेशा क्या रखना है 100, नीचे 100। फ्रैक्शन में पूछे तो 1 माइनस चलो 44 ये एंड इनफाइनाइट टाइम वाले में क्या आता है, कौन सा ऑर्डर है? 1 2 3 सब 1 2 3 होता है। बस जीरो में C0/2 के लगता है, सॉरी C0 के लाइफ टाइम के लिए रिएक्शन कंप्लीट होने में, और हाफ लाइफ C0/2, उसके अलावा कोई भी आ जाए ना, सब में इनफाइनाइट टाइम तो लगता है। इसमें यही पूछा है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर तो आएगा ना, फर्स्ट भी आएगा, सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएंगे। तो गलत है इसमें आंसर। आंसर कैसे कर देता है? हाँ? सर वो करेक्ट करवाया था ना आपने, वो इनफाइनाइट नहीं इनफाइनाइट। अरे जिसने पूछा उसको मैंने आके बोला कि ये अलग अलग करके लिखोगे, किसी ने जिसने नहीं पूछा उसको नहीं बताया। मतलब उसका आंसर ए हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट होगा तो जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट, इन स्पेस फाइनाइट होगा तो अच्छा, जीरो होगा, सर, ये। और इनफाइनाइट एक साथ होगा तो 1 B से बेस्ट D। इजी थी इंग्लिश आर्ट। तो ये ग्रेस नहीं होना चाहिए, सीधी ना। नेक्स्ट तो ये 44 की
bauxite is made of this. The ore is treated with concern in a solution for 5 few hours of filtered. 10% present in the. आपको बताया गया रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड में ना दो टाइप के इम्प्योरिटीज Fe2O3 और एक में Fe2O3 होता है, दूसरा में SiO2 SiO2 होता है। ठीक है, तो Fe2O3 से रिलेटेड कोई आंसर नहीं है। एक तो जो NaAlOH4 तो बनेगा ही बनेगा, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, और दूसरे क्या बन जाएगा, इम्प्योरिटीज वाला पार्ट बन जाएगा। मतलब तो C फिल्टर आउट नहीं हो जाएगा ऐसा ही होती है। अरे तो वो बनेगा पहले राउंड में, तो फिल्टर पहले राउंड में तो पीपीटी बनेगी ना, उसके बाद फिर बाहर करोगे तो फिर मैंने फिल्टर आउट मतलब तूने NaAl ए लगा दिया। अच्छा ओके ए हाँ वो फिल्टर आउट C ये लगा वो फिल्टर करके निकाल लेंगे वो तो बचेगा। पहला रिएक्शन होगा, उसके बाद ही फिल्टर करोगे ना तुम। रिएक्शन बताइए, कल का एलआर का एग्जांपल बताओ। उसके अलावा किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए। खड़े हो, दो एग्जांपल का एलआर का। सोलेमान अल्काइल एलआर के दो एग्जांपल। खड़े हो जा, फर्क नहीं आते कुछ। तुम खड़े हो, अल्काइल एलआर के तीन एग्जांपल। C3H7 Br, C4H9Cl और C2H5I। ये बैठ जा। करो। अब तेरा क्या करे? उतार गया बाहर निकल, मुर्गा बन जा। कैसे बनना पता है तेरे को? कैसे बनते हैं? हाँ? बाहर निकलने दो। कैसे? ठीक से करता पूछना। तुम 2 दिन मेरे को यही बोली देते हो। नहीं सर, आपका 2 दिन बोले आज नहीं बताया तो कल ठीक से करके आऊंगा। हो यार इसको क्या चढ़ी है भाई कैमरा करने की करना वो सामने नहीं, अरे उसको थोड़े पे लगा दे। आपकी परमिशन है अब तो अभी गौर से देखिए। एकदम सड़के नहीं है तो ऊपर से कैमरे ले रहा तो तेरे को उनकी बहुत लग रही है। फ्रंट व्यू अच्छा आ रहा है। क्यों नहीं पढ़ के आया है? असले गधे कहीं का। तो पढ़ के नहीं आता, ऊपर से ये 32 दांत दिखा रहे हो। बैठ गया। मुझे बनना उसके लिए तो ब्लॉग नहीं चालू करवाया। उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। देखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल है, ध्यान से समझना मिलेगा। अरे कल करके हम ऐसा बोला आप सोलेमन से कुट पाएंगे बेटा तेरे को। देख इधर एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले ये X का मतलब समझते हो ना, हैलोजन है। हाँ सर ये कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री का। इसकी रिएक्शन अपन H2O के साथ करवाते हैं, गैस 3O+। ठीक है, पूछ ही नहीं सकते ना। स्टेप 1, सबसे पहला रिएक्शन ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएगा? H3O+ के साथ, पानी के साथ। मैंने बोला है ना, जब भी हाइड्रोजन ग्रुप आएगा ना तो ये लिविंग ग्रुप होते हैं, मतलब रिएक्शन से निकलना चाहते हैं। क्यों निकलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना उनकी, जिसके बाजू में रहेगा खींच लेगा। ठीक है, तो आप सोचो सबसे पहले वाले राउंड में ये यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ही निकलेगा इस पे क्या आ जाएगा? प्लस है ना, प्लस आ जाएगा। और ये इधर क्या X माइनस तैयार है, ये आ रहा है समझ में? क्या है? X माइनस, ये यहाँ से निकला तो
तो सबसे पहले में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड में देखना न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है ना सी पे प्लस है। अब ये आपके पास जो H2O है, क्या है आपके पास H2O, ये अपना लोन पेयर इसको देगा। देखो अटैक करने वाला क्या है, H2O न्यूक्लियोफाइल है, लिखा रखा है इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो H2O का लोन पेयर इस कार्बन पे गया, तो अब आप सोचो यहाँ पे क्या बन गया होगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हुई होगी और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे प्लस चार्ज। आया समझ में? X माइनस बच रहा है ना, X माइनस है ना, भी पहले निकला था अभी भी है X माइनस। अब स्टेप 3 देखना, डीप प्रोटोनेशन। डीप प्रोटोनेशन में क्या होगा, डी का मतलब निकलना, प्रोटोनेशन का मतलब हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीजन अपने आप को क्या करना चाहेगा, न्यूट्रल करना चाहेगा। जब ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा ना, तो इसके पास जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक निकल जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, H पे क्या आएगा प्लस। समझ में आ रहा है? यहाँ से माइनस H प्लस निकला, इसलिए माइनस, जो निकला उस पे कौन सा चार्ज है प्लस। यही प्लस किसको मिलेगा, X को, HX हो जाएगा। और इधर देखो क्या बन गया, ये तो मैंने तेरे को मैकेनिज्म से समझाया। डायरेक्ट अगर आगे अल्काइल हैलाइड पानी सोने लगा दिया तो X हटा के क्या लगा देना है, अल्कोहल। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन जो होगा, नाम से ही पता चलता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 आपको लिखा है केमिकल काइनेटिक्स में। और सिंपल रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन H1 है, N1 है। मैंने आपको सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री में लिखवाया है क्या, फॉर सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, मतलब ऑर्डर भी कितना है, फर्स्ट ऑर्डर। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब ये क्या हो गया, मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। पहले स्टेप में देखो क्या हुआ, कार्बोकेटाइन बना, दूसरे में कार्बोकेटाइन जो बना उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तीसरे में क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन। बार बार अपन मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, ये वाली रिएक्शन फ्रीक्वेंटली यूज होगी। यहाँ पे X लगा, H3O प्लस X निकल के क्या लग जाएगा, और वो HX भी ना, प्लस HX। अब X में जो आप रख लो, वो बाई प्रोडक्ट है तो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं। ज्यादा जरूरत नहीं है। सीधा बता तो इस बेंच से ऐसे बाहर नहीं निकलना है। अब बस आज तो पहले से निकलो, सर उसकी मुंडी आएगी इसमें। ऐसे निकलो। इधर बैठ पूरी इधर देखो चलो ठीक है, हाँ देखना इसको हटाए। अक्षर ऐसे क्यों बैठते हैं? वो जानबूझ के आ रहा है बीच में। हाँ नीचे बैठा हूँ तो ऐसे देखोगे। बस आपके लिए बिठना नहीं है, पता नहीं चल रहा। अब ये जैसे तुम इधर हुए ना बेटा, नीचे बैठा होऊंगा एक ऐसे आके फाड़ के देखोगे। इसको हटाए ना, सर हेडिंग लिखना आप, प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। अरे लिखे तो दो, मुंडी उसके नीचे में रह गया। तेरे लिए स्पेशल अभी लिखवाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। सबसे पहला, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of SN1 reaction is directly proportional to stability of carbocation. Stability of carbocation. ठीक है, जितना कम स्टेबल हो कम होगा SN1 का रेट। कल से और नहीं रहूंगा घर में, डायरेक्टली क्लास। उसी को बोलते हैं ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी, रेट ऑफ SN1 भी क्या होगा, ज्यादा। नहीं ज्यादा होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रेट जो होगा,
रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा आर जो होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे, आर एक्स लिख दें, यही तो अल्काइल हैलाइड होता है ना, ये आर फॉर रेट है, ये आर एक्स का मतलब क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। आप याद करो फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे लिखते थे ना तुम लोग, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कंसंट्रेशन, तो इसको हटा के क्या लगाते थे कांस्टेंट, तो ये भी वही लिखा है ना मैंने, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या अल्काइल हैलाइड, तो अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ जाएगा, अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी बढ़ी तो रेट ऑफ SN1 भी बढ़ जाएगा। तो रिपीट करो तो बोला रिपीट करो। ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ स्टेप रहा खुद ने लिखा है, ये लिखा है ना, वो स्टेप 3 के बाद क्या लिखा है? वो बोला था स्टेप 3 तुमने तो अभी लिखा ही नहीं। और इसका ऑनलाइन नाम है। हाँ फोन जाएगी बेटा सबसे पहले तेरे पास, पहली भी नहीं जब जो तुम ऐसे बैठे हो ना ऐसे है तो कैसे देख रहे सब अभी ऐसे बैठा है। आपकी जगह तो ऐसा दिखा नहीं बैठ सकता। अच्छा तेरे को उधर बैठाना होगा, सुलेमान को बोलो एक कंधे पे ऐसा सुलेमान उधर निकल जाए। अभी सब नहीं हिला बिला सर, आप तो देखो सर यार तो रिकॉर्डिंग तूने डिस्टर्ब किया अभी देख मुंडी साइड से सुलेमान उस टाइम हुआ है वैसे मुक्का मारे ठीक है। अच्छा रुक जा, उधर हो जा थोड़ा। इसको चेयर पे बैठा था हाँ ठीक है, थोड़ी देर चलो मैं हटाऊं ना इसको। सही है पहला पॉइंट पहला पॉइंट जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, ये पहला पॉइंट था। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, आपके पास 3 डिग्री है 2 डिग्री है 1 डिग्री है, तो किसकी रेट ऑफ SN1 ज्यादा हो? 3 डिग्री। सो इतना सारा लिखा दिया बोल तो इतना ही यही तो लिखा है ना रेट ऑफ रिएक्शन, लिखो जल्दी से, परसेंटेज ऑफ SN1 प्रिपरेशन ऑफ नहीं लिखा है सर, क्या पढ़ता है प्रॉपर्टीज बोले जो परसेंटेज ऑफ SN1 है ना, वो सुलेमान ने लिख लिया है। अच्छा सुलेमान लिखा है। हैंडराइटिंग नहीं उकल रहा है जरा साइड देख प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 में सबसे पहला पॉइंट था रेट ऑफ SN1 जो होगा, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ब्रैकेट में लिख लेना, उसी के ब्रैकेट में कि इंटरमीडिएट जो होगा ना वो भी क्या होता है कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट क्या होगा कार्बोकेटाइन होता है, इसी वजह से इसका रेट भी क्या होता है ज्यादा होता है। Rate of SN1 is directly proportional to the stability of carbocation. Bracket में intermediate होगा जो carbocation है। Second point, molecularity is 1. स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ carbocation. बैग में रखूं इधर फोटो खींचवा था बाकी है खींचवा था। देखना सेकंड पॉइंट, molecularity is 1 but overall molecularity is meaningless, but overall molecularity is nothing। या meaningless दोनों का मतलब एक ही हुआ, but overall molecularity is nothing। देखो आप जब भी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हो तो यूनिट किसके लिए करते हैं अपन, सिंगल रिएक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि अपने पास क्या होगा एक से ज्यादा स्टेप में जा रहा था ना, तो इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी तो नहीं बता सकते, बट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी होती है 1। जब भी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है हमेशा सिंगल रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, और उसमें जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही उसके क्या होते हैं मॉलिक्यूलरिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट ऑर्डर कितने स्टेप में चला, 3 स्टेप में चला, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है, आया समझ में? सो आर प्रोपोर्शनल की बात किया तुम करते क्या हो रहे, आप भी तो ठीक से करो, इधर उधर उतने देर में लिख लेते तुम 2 पेज, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, हाँ ठीक है।
एक एग्जाम्पल उसी में देखना हो बिल्कुल ध्यान से। डी पॉइंट है, तुम कल से ना यही बैठोगे तो तेरे को आगे पीछे नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? इधर ही बैठ जाओ किसी चीज नहीं नहीं वहाँ आप आपकी डोक दुखती है सर। क्या दुखती है? फिर तो नहीं बोला बोला स्पेशल लगाए क्या रे? सर वो से आड़ा होके सर देखते हैं, फोन करो तो घर से तो आप चलाओगे ना, घर वाले बोल रहे इधर बिठा। चलो देखना है इधर, आगे वाले बोल देंगे इधर बैठा पीछे बैठा था। हाँ चलेगा सर, ठीक है। कल फोन अभी करवाता हूँ क्लास के बाद। ये सिंगल बॉन्ड कितने बजे करें हम? आप कब फ्री हो? मतलब फोन स्विच ऑफ करके बंद। आज नहीं, फिर ही तो संडे को होगा, संडे को ऑन करना। संडे तक बैठ ले। तब तक नहीं सर, नहीं सकता। तब तक तो यहीं बैठना है तेरे को। तो नोट करो से लिखा हूँ, साइन करवा के आऊँगा बस। हाँ लेकिन हमारा भी तो साइन चाहिए ना उसका भी। आपका इसमें आपको बताना क्या है, SN1 की स्टेबिलिटी बतानी है। 4 बिट का नंबर करना, आपको बस ये चेक करना है ना, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका SN1 भी ज्यादा होगा। DBC है, चेक करवाओ। DBC होगा। DBC है, डबल रेजोनेंस की जरूरत होती है या 3 डिग्री रेजोनेंस? ये सब कार्बोकेटाइन में बोल चुके हैं। हाँ, डबल so ट्रिपल DBC है। कुछ नया नहीं है, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वही है। देख बताएगा, बता दे। क्या सर? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? स्टेबल ना। अरे रिजा तुम लोग, ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है? ये 2 डिग्री दो हाँ, ठीक है। रेजोनेंस है या नहीं है? अरे तुम लोग शांत हो जाओगे, ये बताए नहीं है। ये देख के पता चल जाता है या नहीं है। रेजोनेंस से समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसमें देखो 2 डिग्री है प्लस ये क्या है 3 डिग्री प्लस ये क्या है 3 डिग्री अब समझ में आ रहा है 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस से ज्यादा होने वाला 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा डी का हो गया। डी का क्यों, डी का नहीं? डी का देखो सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि रेजोनेंस इधर भी है इधर भी है इधर भी है। वो तो नहीं। आया समझ में? उसके बाद किसका बी का। अब बचा आपके पास कौन सा ए और ए और सी। DBC है। ए और सी में देखना दोनों 2 डिग्री है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है ना। हाँ, सी। डबल रेजोनेंस। कौन सा हो गया सी हो गया, ए हो गया। ये एग्जांपल भी नोट कर लोगे। ये जो SN1 होगा वही स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाता कार्बोकेटाइन। थर्ड पॉइंट नहीं लिखा है ना सर आप? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कुछ नया नहीं है इसमें, जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो तो बस वही है। पहले का कार्बोकेटाइन नहीं पढ़े, बस ऊपर से निकला। सर सी वाला क्यों नहीं हो सकता? वो सी वाला 20 से ज्यादा स्टेबल, सी वाला 20 से ज्यादा स्टेबल। और वो 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री है, लेकिन वो सर ने लिखवाया था ना वो डिग्री से पहले रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देखो यहाँ 3 डिग्री पे से रेजोनेंस पड़ो। डिग्री ये 3 डिग्री है, ये बस क्या है 2 डिग्री है। लेकिन इसमें क्या है ये यहाँ पे जो है ना, मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, ओनली 3 डिग्री है और इधर प्लस आई ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये इंडक्टिव से ज्यादा काम कम करके इधर रेजोनेंस हो गया, इसी वजह से ओवरऑल। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया है कि आप कंफ्यूज मत होना। है तो 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस और ये क्या है 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस। मतलब वो इंडक्टिव के कारण ज्यादा होती इंडक्टिव भी लग गया तो उसका हाइपर कंजुगेशन में बहुत हेल्प होगा। ज्यादा ना हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन से कार्बन का देखो अरे कितने हैं 6 हैं। अरे क्या 300 सही से बैठ जा पहले, और पीछे तुम्हारी मुंडी होनी नहीं चाहिए। क्या बातें कर रहे थे तुम मुझसे? पूछ तो नहीं रहे थे तुम? अरे एक बार कर रहे थे। तो फिर क्या कर रहे थे? मजे ले रहे थे उसके? टाइम पास नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा है, आप ना आगे तुम बोले। फिर जितना बोलोगे बेटा यहीं बैठे रहोगे। एक दिन है ना वैसे। कहाँ जाओगे? हाँ। अरे हिमाचल जा, इसको उधर भेज देता हूँ। देखो क्या इफेक्ट है। वो भी सर वो इतना वो है मुझे थोड़ा आगे नहीं होता। सोचो एक्सोथर्मिक है।
इसकी इतना की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी ना, तो ये लो टेम्परेचर अगर आप रखोगे, लो टेम्परेचर रखने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टर। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड आया समझ में? तो SN1 अगर आपको करवाना है तो रिएक्शन तो आप आगे ही भेजोगे ना, पीछे तो नहीं भेजोगे, ठीक है? तो जैसे ही आगे भेजना चाहोगे इसका मतलब आपको टेम्परेचर कम रखना होगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आप रख रहे हो तो क्या होगा? ये हाई टेम्परेचर होगा, तब जाएगा कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? कम ज्यादा। हाई ये डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया है ना इस बार में, इक्विलिब्रियम क्या हो गया? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। इसका मतलब ये रिएक्शन किधर जाएगा? सब सेम है। क्या है? इसमें भी प्रोडक्ट ही बढ़ेगा। तो इसीलिए तो मैंने लिखा है फॉरवर्ड। कर लो। तीसरा पॉइंट है या दूसरे? सेकंड पॉइंट में है कौन से पॉइंट में? कौन सा थर्ड पॉइंट है? कहाँ था? वो केबिन में सेकंड। तो मैं ले गया था क्या? तो हुआ था। ये भंडारी बुक बोल रहे, मैं ले गया था इसकी बुक कह रहे। तो नहीं बोलेगा ना। मैंने इसको दी थी आपकी बुक। मतलब आपकी क्या है? इसी की बुक। तो आपकी साइड लगे ना, मतलब आप उस पे इधर बिठा दो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। कुछ नहीं सर, नई बुक लेनी होगी लीजिए पूरा लेके नहीं। लेवल्स वालों को बुक मिली है कि नहीं इस बार? आउट ऑफ आउट ऑफ देते नहीं होंगे, बोल दिया आउट ऑफ स्टॉक स्टॉक। हो चुका है। क्या बोल रहे हैं? उन लोगों ने बेच डाली होगी सीरियस में। दूसरे को भी बेच देते कह रहे हैं स्कूल वाले पैसे लेके। ऐसे कमाने तो बच्चे लोग जाके बेच देते। उनके लिए चाहिए 9th के बाद तो बच्चे बोझ ही है। जो बच्चे वहां से फ्री में लेके दुकान में बेच देते। नहीं सर, दुकान जैसे केमिस्ट्री की बुक ली है उधर से फीवर से उठा बोल दी ये लो वापस नहीं चाहिए। अच्छा, फायदा है नहीं, अच्छा बिजनेस है। क्या बोल रहे हो? 9th के बाद बोझ बन जाता है। फीस कम हो जाती है कुछ। अच्छा आप पहले सर टीचर थे ना उधर, आप उधर पढ़ाते थे ना मतलब सेवियर तो आने वाली वो कह रहे पहले पढ़ाते थे ना। हाँ, कुछ दिन पढ़ाया था, 3 से 4 महीने हो गया। बाद में कहा हमने मिडाइटी का अरे पढ़ा दी टाइम पास कर रहा कुछ वो बोल सकते हैं ना, 100 वाला स्टूडेंट है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं अभी तेरे को? मतलब इसमें स्टेबिलिटी कैसे चीज की वो समझ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं है देखना, रेजोनेंस देखने आता है। पता क्या बोलने वाला ये से मैं थोड़ा बहुत तुम पढ़े थे इतना मैं तो मुझे याद है। थोड़ा। पढ़ा था। अरे मुझे मेरी को कहीं लगाया ही नहीं आज की क्लास में मैंने। मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक पढ़ा था। स्टेबिलिटी तो किया ये आज जो भी मैंने यूज किया रेजोनेंस यूज किया है, तो कोई नहीं मैं पढ़ा दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बस ये बताओ। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे इसको हटाए ना हम पूरे को। हाँ ये वाला रखना सर ये। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे देखना इधर जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये उसी के नीचे आप लिख रहे हैं ना टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। एक ना पोलर सॉल्वेंट होगा और दूसरा नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट जो होंगे ना, ये भी 2 टाइप के, पोलर प्रोटिक
और पोलर ए फ्लोटिंग। तुम देखना दोनों में क्या डिफरेंशियल है। पहले तो पोलर और नॉन पोलर समझता है। सिंपल कोई कंपाउंड की बात कर ले, पोलर या नॉन पोलर। जैसे पोलर कंपाउंड H2O है, ठीक है, और नॉन पोलर बेंजीन हो गया। अच्छा, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो या थोड़ी बहुत होती है, वो क्या होता है? नॉन पोलर। जिसके बीच में बहुत ज्यादा होती है वो पोलर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में कम होती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिसके साथ भी आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों की खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अरे समझना, जैसे आपके पास H2O आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना बिल्कुल ध्यान से। ये H2O हो गया, इसके एग्जांपल बेंजीन हो गए, C6 और H6 हो गए। देखो यहाँ पे H2O है ना, तो H2O का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो H हो गया, O हो गया, H हो गया। इसके ऊपर क्या आने वाला है? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। आ रहा है समझ में? माइनस आएगा और क्या आ जाएंगे? प्लस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बेंजीन वाले में, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या आएंगे? तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है ना, हाँ सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या है? नेग्लिजिबल है, ये जीरो बोल सकते हैं। वो क्या हो गया? नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। अगर आपको डाइपोल मोमेंट पता है थोड़ा बहुत, तो डाइपोल मोमेंट से भी अपन निकालते हैं। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर है, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है वो क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल। तो वो चार्ज होगा अलग-अलग कोई डाइपोल। हाँ, जिसपे चार्ज हुआ वो पोलर हुआ, जिसपे चार्ज नहीं हुआ वो क्या हुआ? आया समझ में? पोलर क्या लिखा है? पोलर के बाद क्या दिख रहा है तेरे को? पोलर रोटी। क्या दिख रहा है? पोलर ये पोलर प्रोटिक, ये वाला समझना हम ध्यान से। पोलर प्रोटिक क्या होता है? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की ना, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ आ जाए, ऑक्सीजन के साथ आ जाए, या फिर फ्लोरीन के साथ आ जाए, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ आ गया, या फ्लोरीन के साथ, तो वो क्या हो गया? पोलर प्रोटिक हो गया। आया समझ में? मर जाएगा बेचारा। हाँ, जैसे H2O हो गया या HF हो गया और NH3 हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? अगर सॉल्वेंट की तरह काम करवाओगे तो पोलर प्रोटिक हो जाएगा। पोलर प्रोटिक में ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इन दोनों को छोड़ करके किसी के साथ आ जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ एसीटोन, देखो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ है? कार्बन के साथ है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ तो नहीं है ना। ये क्या हो गया? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। आया समझ में? पोलर एप्रोटिक, और पोलर प्रोटिक का मतलब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में होगा, और इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इन तीनों को छोड़ करके किसी के साथ भी आ जाए। नोट करो आप, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। हाँ, एसीटोन पोलर क्यों है? एसीटोन पोलर में क्यों आ रहा है? देखो यहाँ इस पाई बॉन्ड की वजह से पोलर में आ रहा है ना, ये इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस आ गया, प्लस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कार्बन के साथ है ना, इसलिए एक प्रोटिक हो गया। इस बॉन्ड की वजह से पोलर है ये, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाँ बिल्कुल। पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन। अच्छा, वैसे अगर ये पोलर एप्रोटिक में वैसे देखे तो वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग C6 इन तीनों को छोड़ करके आएगा बस। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन कहीं पे भी अगर चार्ज डेवलप हो रहा हो, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग उन तीनों के साथ नहीं है, मैं पोलर नॉन पोलर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पोलर नॉन पोलर, हाँ, चार्ज डेवलप होगा तो सर polar। वो C6 में क्यों नहीं होगा? उसमें भी डबल बॉन्ड। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो उसमें उसमें वो- C और की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना वो है, और उसमें C और मैं वही बोल रहा हूँ। भाई इधर भी सी है, इधर भी सी है, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, तो चेंज आ चेंज आ जाएगा। जाएगा। वो पोलर हुआ, नहीं चेंज आया तो नॉन पोलर हो गया। सर आपका in case of polar solvent, if hydrogen is in case of polar solvent, if hydrogen is directly attached with
more electronegative atom, more electronegative atom. ब्रैकेट में आप दे सकते हो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एटम, ब्रैकेट में लगा लेना फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. देन सॉल्वेंट विल बी पोलर प्रोटीन. देन सॉल्वेंट विल बी पोलर प्रोटीन. एग्जाम्पल लिख सकते हो आप H2O. अल्कोहल आएगा कि नहीं? पोलर नॉन पोलर में आएगा. नहीं पोलर तो मतलब पोलर प्रोटीन होगा, पोलर एप्रोटिक होगा. प्रोटिक प्रोटिक होगा, H की बॉन्डिंग H की होगी, ऑक्सीजन के हाँ, साथ. हाँ. वो भी लिख लो आप, ROH लिख लो. HF NH3 लिख रखा है मैंने. HF हो गया, NH3 हो गया. एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. तूने एग्जांपल क्यों नहीं लिखा है? कहाँ लिखा? याद सर रखा. सर कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे हाँ बिल्कुल आएंगे. प्रोटिक प्रोटिक पोलर में जहाँ पे भी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ अटैच हो रहा है? O हो गया, N हो गया. तो दो में से क्या होगा? पोलर. ज्यादा वो तो वो तो पोलर नॉन पोलर के लिए. नहीं मतलब अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जैसे तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों के साथ तो होगा तो होगा. अब पोलर नॉन पोलर फिर से एक बार समझ लेना. जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा वो पोलर सॉल्वेंट होगा. जहाँ पे दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो या थोड़ा बहुत है तो नॉन पोलर. ठीक है. अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ हो जाए, नाइट्रोजन के साथ हो जाए, फ्लोरीन के साथ हो जाए. ठीक है. अब नेक्स्ट में लिखना पोलर एप्रोटिक. पोलर एप्रोटिक इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट if hydrogen is directly attached with less electronegative atom, then solvent will be polar एप्रोटिक. हो गया. सर क्लोरीन किसमें है? एप्रोटिक किसमें? क्लोरीन ये क्लोरीन बस Cl2. नहीं मतलब H और Cl का बॉन्ड. H और Cl की बॉन्ड वो भी इसमें आ जाएगी. Cl और नाइट्रोजन ऑलमोस्ट क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम से बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता. तो Cl ये कभी कभी आएगा, रेयरली आएगा, किसी किसी में आएगा. मतलब अगर आएगा तो होगा. हाँ हो जाएगा. एग्जाम्पल देखना. ये क्या था? नहीं ना एग्जाम्पल सबसे पहला यार ये है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ये इसका क्या नाम है? मिथाइल. और ये क्या है? एसीटोन या प्रोपानोन है, सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन है. एक होता है DMSO डाई मिथाइल ऑक्साइड है. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 नोट कर लो. सर डीएमएस का स्ट्रक्चर वो नीचे बने
कितना बाकी है? एक SN2 बचा है और 3-4 रिएक्शन होंगे। फिर इसके बाद वाला चैप्टर समझ में आएगा तो पढ़ेगा ना। नहीं स्टार्टिंग स्टार्ट हो रहा है चैप्टर तब से बोल कब से रहे बोल हैं। रहे हैं? वही GOC से ही बोल रहे हैं ना, GOC हाँ। नहीं है। अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना नहीं आता तो SN1 ढूंढते रहते हैं। अभी भी जिसको नहीं आता वो ढूंढ ही रहे होंगे। अब यहाँ पे मेरे को समझाते रहते कि हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव है, ये है, वो है, इसलिए GOC पहले पढ़ाई जाती है। वापस तो पढ़ेंगे। वापस फिर अब घर से एक बार आओ जाओ तो यार 12th में आपके इतने दिन कैसे एब्सेंट हो लेते हो? जब भी इसको वापस पढ़ाओ ना तब मैं वो मेसोमेरिक तक बैठूंगा। मेरे को तो मेरी तब तो इसने पहले तो पूरा पढ़ने वाला है। बच्चे भी चलो नोट कर लिए आप। स्टडी में आना SN2 रिएक्शन, SN2 कुछ समझ नहीं आएगा बोल रहा है। हाँ, जैसे SN1 बनाए ना वैसे ही क्या होगा SN2 SN2 रिएक्शन, ये जस्ट उसका रिवर्स चलेगा। SN2 रिएक्शन ब्रैकेट में आप लगा सकते हो। वो था यूनिमोलिक्यूलर ना, ठीक है, डायमोलिक्यूलर नहीं है। मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक ये SN2 लिखा गया, इसका मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा। ऑर्डर कितना है? 2 20,000। नहीं 20,000 ऑर्डर 2 हो गया। मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होंगे बोलो? मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी। इसके अलावा ओवरऑल तो हटा ही दो, ध्यान से देखना वहां पे रेट ऑफ SN2 जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान से देखना ही है। अरे इधर ही है लिविंग ग्रुप। अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन वाला सबसे पहले निकलेगा, ठीक है? लिविंग ग्रुप में इसको हटा देना, ये वाला। थर्ड पॉइंट देखो, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप होगा, जिसमें सबसे पहले निकलने की टेंडेंसी आयोडीन की होगी, ब्रोमीन की होगी, क्लोरीन की होगी और सबसे लास्ट में क्लोरीन की होगी। आया समझ में? आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखना है यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिया, CH3CH2Cl, CH3CH2Br, CH3CH2I, ठीक है? ये जो लिविंग ग्रुप वाला है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो SN1 में भी चलता है, उसमें भी है ना, उसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? लिविंग ग्रुप, दोनों के लिए, SN1 के लिए भी और SN2 के लिए। अगर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अगर मैं आपसे पूछता है यहाँ पे कि बताइए रेट ऑफ SN1 क्या होगा या रेट ऑफ SN2 या रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2, सबसे पहले चलो बताओ, बता सकते हो कोई भी? SN1 SN2 का रेट SN1 SN2 का रेट पहले में कितना डिग्री का है? कार्बोकेटाइन पहले में 1 डिग्री का, दूसरे में 1 डिग्री, सब में 1 डिग्री है। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला मतलब डिग्री तो नहीं देख सकते, बस एक ही चीज बताए ना अपने पास, क्या? लिविंग ग्रुप जो पहले निकलेगा, जो पहले निकल गया वहां कार्बोकेटाइन बन गया, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आएगा ना,
जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आएगा वहाँ पे रेट भी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आयोडीन आएगा। होगा। सबसे ज्यादा देखो इन दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं होगा, सी का बी का ए का। तो आप ऐसे कभी नहीं बोलना कि जस्ट इसका ये उल्टा है। ऐसे भी रिएक्शन आएंगे जिसमें दोनों सेम हो जाएंगे। स्टेबिलिटी आ गई समझ में। जो पहले ग्रुप निकला ना उसका न्यूक्लियोफिलिक सेपरेटेशन रिएक्शन ज्यादा होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सेपरेटेशन में या तो एसएन बनाएंगे या एसएन ग्रुप आएंगे, तो दोनों के लिए क्या है बिल्कुल सेम है, नोट कर लो। तो उल्टा क्या है? उल्टा क्या? नहीं मतलब ऐसा जब नहीं। डिग्री देखने में आए तब उल्टा। ओके नोट कर लो। मुझे तो इधर से अरे तुम लोग पीछे वाला ज्यादा सुनाई पड़ रहा है तुमसे। एक छोटा सा कुछ लूप होल नजर आना चाहिए, पूरी क्लास उसी में लगी रहोगे। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जितने भी तुम लोग कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ते कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो माइंड इधर उधर डिस्टर्ब हो जाए। सबके बारे में पता है मेरे को कौन कितना सीरियस हो नहीं है। तो ये कहने के लिए पीछे से आवाज आ रही है, आगे से आवाज आ रही है। R&S कॉन्फ़िगरेशन याद है तुम लोग को कैसे निकालते हैं? R&S सर फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल लाइन पे तो 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। इसको हटाए ना भाई। हाँ सर राइट वाला क्या? कर लो पूरा एक साथ बताते हैं। जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म बताया ना ऐसा वन का वैसे ही ऐसा क्लोरीन ज्यादा स्टेबल होगा उसके साथ, इसलिए वो लास्ट में निकलेगा। क्या बोल रहे हो? क्लोरीन ज्यादा वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो पहले नहीं निकलेगा ना, पहले आयोडीन निकलेगा। निकलने का मतलब ये हुआ ना कि जिसका साइज बड़ा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो ये कार्बन है तो आयोडीन का साइज काफी बड़ा है बड़ा ना, है। उससे छोटा ब्रोमीन का, उससे छोटा क्लोरीन का। तो क्लोरीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, हाँ तो स्टेबल ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो लेट निकलेगा। इसकी बॉन्ड काफी बड़ी होगी ना। और ये सोचो नहीं इसका 2 वाला खाली होगा, इसके तो बहुत बात 6 वाले खाली होंगे, तो 2 का 6 के साथ बॉन्डिंग बिल्कुल अनस्टेबल होगा, तुरंत निकल जाएगा। जितना जल्दी निकलेगा उतना जल्दी क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। मान लो अक्षर की जगह मेरे को भंडारी को बैठाना है, तो भंडारी तो तभी यहाँ के बैठेगा ना जब ये हटेगा। ये हटेगा ही नहीं तो वो बैठेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक भी वही है। जगह हो तो नहीं बोल सिंगल सीट है तेरे ऊपर। मैं बोल रहा हूँ सिंगल सीट है, तो तुम जब हटोगे वो आएगा। वैसे ही है, जितना जल्दी ये निकलेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो सबसे पहले निकल गया तो सबसे पहले भंडारी आ जाएगा। नहीं क्लोरीन जैसा है। अरे ये बिल्कुल फ्लोरीन की तरह, एक बार बैठ के तो निकलेगा। कल आऊंगा नहीं ना सारा, क्यों नहीं आओगे? बात करा दूंगा फिर नहीं खाता आपको होता है ना एक बार तो ये बेंच ही कल निकाल दे इधर सर। फिर अभी इलाज है ना, कल पढ़ के आओगे ना। क्या पढ़ेंगे ये पूरा जो पढ़ा है ऐसा नहीं सर ठीक है। आज जाने दो। Nice. Thank you.